कोई टेंशन नहीं, जुलाई में होने वाला है सीटेट। आपको और हमारा दोनों का एक टारगेट रहेगा कि सीडीपी में साइकोलॉजी 30 नंबर की आती है और हम लोग 30 में 30 लाने का, एक मिनट, 30 में 30 लाने का एक प्रोग्राम रहेगा। कोशिश करेंगे कि हाँ ये लेकर के आए। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, हेडेक नहीं लेना है, क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, आज से आपको सब समझ में आएगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर कंटेंट और अच्छे से समझा पाए। ठीक है, अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी सही होगा। और ये 100% है कि आप विश्वास बनाइए, आपको सीडीपी से डर भगा देंगे। ठीक है, सीडीपी से डर भगा देंगे। ये आपका तीसरा पार्ट है। अगर इससे पहले के पार्ट 2 नहीं देखे हैं आप तो उसको आप देख लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चन को लगाते रहिए। और अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पहले से है तो आप क्वेश्चन को जल्दी लगा देंगे, सही लगा देंगे, सटीक लगा देंगे। अगर आपने ये निर्णय कर लिया है कि हमें 30 में 30 टेट में सीडीपी में लाना है, 30 में 30 मैथ में लाना है, हिंदी में लाना है, मतलब 150 नंबर क्वेश्चन है और 150 में अगर हम 130 प्लस टारगेट रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, आ सकता है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, कंटेंट समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी उसकी समझनी पड़ेगी कि आगे क्या पूछ रहा है, क्या आ रहा है, किस तरीके से हमको लगाना है। मतलब सोच पे भी डिपेंड करता है। साइकोलॉजी तुम्हारी इतनी अच्छी होगी उस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है, यह बाल विकास शिक्षा छात्र। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे सीटेट जुलाई 2025। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब बच्चा फेल होता है तो आपसे कहा गया तो इसका तात्पर्य क्या है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है, मतलब आपको बताना है कि ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। जो सीटेट कहता है एनसीएफ 2005, बच्चा गलत नहीं होता है। क्या है, बच्चा गलत नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तो ये तो आपका एकदम पहले इसका गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका भी सीखते रहना है, पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड ध्यान रखना है। यहां पे एक बात, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और इससे, ये तकनीक से आप आंसर को सही कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, आंसर मुझे नहीं पता है, आंसर से नहीं मतलब है, हम गलत इसमें से कितने हैं वो तो छाड़ सकते हैं ना। तो प्राइवेट ट्यूशन ये हमको इजाजत नहीं देनी है, ये भी गलत। प्राइवेट ट्यूशन क्यों करेगा वो, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। तो पहली बात, जो लर्न काम है ये नेगेटिव वर्ड है और ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। व्यवस्था फेल हुई है, अगर बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब बच्चे की गलती नहीं है, गलती किसकी है, व्यवस्था की गलती है। उसको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया, उसको सही से लर्न नहीं कराया गया, उसको सही तरीके से समझाया नहीं गया, उसके अनुरूप नहीं समझाया गया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि व्यवस्था फेल हुई है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहा होगा। ठीक है,
ये मैं जरा उसमें भी मोबाइल में ऑन कर लूं ताकि समझ में आ जाए। चलिए, आपसे क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अच्छा पहले इसका हम वो भी देख लेते हैं। यदि छात्र यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है। इस बात को भी ध्यान रखना कि आपसे अगर जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मान लो तबियत खराब हो गई, अगर तब वो फेल होता है, तब उसको हम व्यवस्था फेल नहीं कहेंगे। अगर बच्चे की तबियत खराब है, ध्यान रखिएगा, बच्चे की तबीयत खराब है, ठीक है, बुखार है मान लो, तो फिर उसमें व्यवस्था की फेल नहीं होनी, क्योंकि वो नेचुरल है, यानी कि वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा मतलब बुखार आया, तबीयत खराब हुई, तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, उसमें व्यवस्था की गलती नहीं। उस केस में व्यवस्था को हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सामान्य बच्चा है, बराबर आ रहा है, पढ़ रहा है, क्लास ले रहा है, उस कंडीशन में अगर फेल हुई, तो यहाँ पे सामान्य छात्र यदि बात आई है, तो फिर व्यवस्था फेल हुई, यानी कि पढ़ाया नहीं गया, समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी, जो कि मैं बता दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आपको एक बात ध्यान रखना है, यहां पे हम क्वेश्चन का आंसर नहीं, पहले हमको जो काट कर सकते हैं, इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको ध्यान रखना। रटने को प्रोत्साहित करना यह आपका नहीं होगा। जो रटना है वो क्या है, निगेटिव वर्ड है। रटना क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो यह तो गलत हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, हाँ, अगर जो हमारा एनसीएफ बोला है 2005, ये बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर तो ये सही होगा। जो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा ही बताया गया है, और इसी पे हमको इसी बेस पे पढ़ाना है, ठीक है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीक से यहां नहीं मतलब है, और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, परीक्षा परिणामों से भी हमारा केंद्रित होकर के हमारा कुछ नहीं बनेगा। शिक्षण से बल देने का परिवर्तन हो सकता है, बाल केंद्रित शिक्षा आपको उसी के अनुरूप करेंगे तो अपने आप से हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन भी हम आपको दिखा देते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अधिगम का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे दोस्त हमारे जो डीएलएड बीएड कर रहे होंगे, तो एक टॉपिक होता है अधिगम। अधिगम में क्या होता है, अधिगम का मतलब क्या होता है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अधिगम का मतलब सीखना है, तो हम सीखने पर बल देते हैं। हम किस पर बल देते हैं, सीखने पर बल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि अधिगम से सीखने से क्या अभिप्राय है, ठीक है, सीखने से क्या अभिप्राय है। फिर आप क्या करेंगे, आपसे कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चल रहा है, आपसे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है आपका, बीजों का अंकुरण संकल्पना। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। एक बात और ध्यान रखिएगा याद दोस्तों, जो व्याख्या शब्द आता है, तो प्राइमरी के बच्चों को, बहुत बड़े होते नहीं है, तो वो व्याख्या का मतलब नहीं जानते हैं। तो ये जो बताया गया है वो भी एक निगेटिव वर्ड है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां से क्या सही होगा क्या गलत होगा, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि यह आंसर नहीं होगा, यह आपको एलिमिनेट कर दीजिए। बीज का वृद्धि के चित्र दिखाना, हाँ ठीक है,
ये सही हो सकता है। लेकिन हम और आगे देखते हैं, श्यामपट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। मैंने आपसे बोला कि आपके पास सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आंसर होते हैं वो सही होते हैं, आपको कौन सा टिक करना है, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली जिसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जिसमें, तो ये दोनों भी सही है। अगला क्या है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण को चरणों को अवलोकन करना। यानी कि आप, जैसे मैं छात्र हूं, अगर मैं आप कोई प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कंपेयर टू किसी के बताने से। बात समझ गई? आपको क्या करना है, जैसे आपसे कहा गया कि बेटा ये काम कर लो, तो जब आप खुद काम करोगे, बीज बोने गए मतलब खेत में भेज दिया गया, चलो कैसे बोते हैं, चलिए आ गया, इस तरीके से बो रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा अगर बताने के अनुसार, ठीक है। अवलोकन करना, अवलोकन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपने खुद उसको किया है तो कैसा लग रहा है, कैसे समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। उनके चरणों का अवलोकन कि मतलब क्या क्या किया जाता है, बीज बोने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बीज बोना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले खेत की जुताई करनी होगी, खेत की जुताई करने के बाद में फिर उसको जो है उसमें से जो घास वगैरह होगी वो निकालनी होगी, फिर उसको लाइन बनानी पड़ेगी, फिर उसमें मान लो अगर गन्ना बोना है तो उसकी लाइन होती है, अगर मान लो गेहूं करना है तो उसको, मतलब वो पूरा पैटर्न फॉलो करना, जिस तरीके से जब वो देखेगा तो बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसका मतलब प्रैक्टिकल आप जब करेंगे या प्रैक्टिकल जब आप बच्चे से करवाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से, यानी कि बच्चा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। चलिए अब हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। देखिए ए एकदम सही है, किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से मतलब खुद करके अगर बच्चा छात्रों द्वारा करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा, जैसे छात्रों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण को के चरणों का अवलोकन करना। यानी कि जैसा मैंने बताया सेम आपको इसमें है, और आपसे यही समझना है कि जब बच्चा खुद बोएगा बीज कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्वेश्चन को समझना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, समावेशी देखिए समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। समावेशी का मतलब आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मतलब, समावेशी का मतलब होता है समान, समान तरीके से। अब समान तरीका का मतलब, जैसे विकलांग कोई व्यक्ति है, क्या है, विकलांग कोई छात्र है, ठीक है, या आपको दृष्टि बाधित है, क्या है, दृष्टि बाधित है, ऐसे दोनों छात्रों को अगर सामान्य छात्रों के साथ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आंसर तो हम लोग यूं ही निकाल लेंगे, आंसर तो हम यूं ही चुटकियों से निकाल लेंगे, हमको क्या करना है, समझना है कि क्या कहा गया है, किस तरीके से बताया गया है। तो सामान्य छात्रों के साथ, सामान्य छात्रों के साथ क्या बिठाकर, सामान्य छात्रों के साथ बिठाकर एक ही क्लास में, एक ही क्लास में, एक ही क्लास में क्या करना, शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा ग्रहण कराना। यानी कि अब क्या बात कर रहा है कि अब आपको उस बच्चे को भी लगेगा कि मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, भले ही मैं विकलांग हूं या मुझे देखने में प्रॉब्लम है। अगर हम सभी एक क्लास में सारे बच्चों को एक साथ बैठा गया, जैसा व्यवहार सामान्य बच्चों के साथ किया जाता है वैसे ही आपको विकलांग से और दृष्टिबाधित दोनों से किया जा रहा है, तो ऐसे छात्रों को ये अभी कभी आभास नहीं होगा कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं समावेशी, यानी सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स हो उनको एक साथ बिठाया जाता है। दूसरी बात, जैसे कोई मान लो बड़े घर का लड़का है और कोई मजदूर घर का लड़का है, लेकिन क्लास में जो उसकी अहमियत है, जो क्लास में उसकी इंपॉर्टेंस है, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और ऐसे केस को हम समावेश में
कन्वर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये समावेशी है। समावेशी का मतलब एक विद्यालय है तो उसमें सब तरीके के बच्चे आते हैं, लेकिन एक क्लास में ऐसा नहीं है कि बड़े घर का बच्चा है तो उसको हम अच्छा पढ़ाएंगे, छोटे घर का बच्चा तो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे। यानी क्लास में जो क्लास चलेगी वो सबके लिए इंपॉर्टेंस है, बराबर पढ़ाया जाता है। तो आपको बस ये समझना है समावेशी का मतलब। अब हम चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या है? कक्षा में विविधता, ये जो वर्ड आया है यही आपको दिखाता है कि चाहे विकलांग हो, चाहे दृष्टिबाधित हो, चाहे सामान्य हो, चाहे किसी भी मंत्री का लड़का हो, चाहे मजदूर का लड़का हो, विविधता मतलब अलग अलग तरीके से लोग आकर के बैठते हैं एक ही क्लास में, एक ही समान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तो ऑप्शन तो आपका एकदम सही है। हम आगे भी चलेंगे। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देंगे, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड होते हैं। तो बच्चों के साथ हमको कठोर व्यवहार नहीं करना है, तो जो कठोर शब्द है वो आपसे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कीवर्ड है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड के साथ चलेंगे तो आपसे गलती कभी नहीं होगी। तो ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो हम आपको ये भी बताते चलेंगे, और ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तथ्यों की शिक्षा से संबंधित, तथ्यों की कोई शिक्षा से संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने संबंधित है। तो भैया हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने का संबंधित यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है। आपको समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है और कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि कोई भी क्लास चल रही है तो उसमें समान तरीके से, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि अच्छा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और उससे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे कि क्या बताया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑप्शन सही था पहला। क्या कहा गया है? शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था, दिव्यांग हो, दृष्टिबाधित हो, या किसी बड़े घर का, मतलब एक कोई एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल में बहुत सारे आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे छात्रों के साथ हमें, मतलब ये जो होंगे वो समावेशी शिक्षा के पार्ट होंगे। आगे क्या कहा गया है? पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी। मतलब पहले जो हुआ करता था वो विशेष छात्रों के लिए दिया जाता है, लेकिन जो इस टाइम की बात कर रही है वो सबको समान अवसर प्राप्त करता है, प्रदान किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब यहां बात की है आधुनिक काल में, तो यानी कि इस टाइम की जो बात चल रही है वो अभी क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए यह आपसे कहा गया है 5, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए ये गजब का क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपसे क्या है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तरात्मक वाला प्रश्न, सत्य या असत्य या निबंधात्मक। तो जब बात वस्तुनिष्ठ की कर रहा है तो हम निबंध ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक। आपसे लघु उत्तरात्मक, यानी कि आपको 2-3 लाइन में, 4 लाइन में आंसर देने होंगे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या सत्य, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। जरा आप देखिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आपसे क्या सही होगा और क्या नहीं सही होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको ध्यान रखना है कि सत्य और असत्य वाला ऑप्शन होगा, या तो सही होगा या तो गलत होगा। इस तरीके से जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक क्वेश्चन होता है उसमें 4 विकल्प होते हैं, जैसे ये कि ये, तो या इसमें एक ही सही होगा, 2-4 सही नहीं हो सकते, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना चाहिए जाना
कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप लोग दोस्तों देखे होंगे, जब एकेडमिक में आप पढ़ते हैं तो आता क्या है, एकेडमिक में जब पढ़ते हैं तो एक जब प्रश्न के चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसमें होता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आता है। तो दोस्तों आपको बस इतना समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट है सत्य और असत्य वाला, ये वस्तुनिष्ठ में चला जाएगा तो आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे और आपका ऑप्शन नंबर जो बताया था वो सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। और ये टारगेट जो लेकर चल रहा हूं तो ये इसमें सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं होगा, आप सभी का योगदान होगा कि अगर आप मेहनत किए और इस तरीके से पढ़ते चले गए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले गए, तो आपका 30 आउट ऑफ 30 बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपसे कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन, आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, आइए ऑप्शन पे चलते हैं। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित होने, देखो हमको पहले कट करना है बहुत बार बार, जो केवल वर्ड है, जो केवल शब्द है वो निगेटिव है, गलत हो जाएगा, ये निगेटिव कीवर्ड है, ये निगेटिव कीवर्ड है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि इसमें से कौन सही है और कौन सा गलत है। तो हमें ऐसे प्रश्न को तो तुरंत ऑप्शन को मतलब एलिमिनेट कर देना है जो हम अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो धीरे धीरे आएगा, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। अगर हम प्रगतिशील शिक्षा परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको अच्छे अंक लाना, आप चीट करके भी ला सकते हैं, नकल करके भी ला सकते हैं और आप मेहनत करके भी ला सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना ही प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। दोस्तों अगर बच्चे को समझाना है तो उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो आपका समय सारणी के अनुसार बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। और आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो लचीलापन है, जैसे ये लचीला जो पन है जो बताया गया है, ये क्या है, ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड के साथ हम लोग चलेंगे तो यहां फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस है, पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा सही। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं ये नहीं होगा, यानी ये और ये दोनों गलत है। तो आपको उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जरूर समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिए आप, डी है प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, और ऐसा करना ही चाहिए, तो यही करना होगा, क्योंकि एनसीएफ भी 2005 में भी यही बताया गया है। और साथ साथ आपको बच्चों के अनुसार चलेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा और बच्चे आप मतलब आगे बढ़ने में मतलब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के लिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। सॉरी, आपको यह बताना है कि इसमें से 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका कौन सा होगा और कौन सा सही है। ठीक है, तो अब आप बताइए, मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। हाँ, संपूर्ण विषय वस्तु शामिल होना होगा तभी जाकर के आप उसके मतलब जांच कर सकते हैं या जो भी उसके बारे में बताया गया है। प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता और वैधता, तो ये आपके नहीं होंगे, ये आपका नहीं होगा। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशेष उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बारे में चिंतित क्या है। हाँ, अगर जैसे मान लो मैंने पूरा
पेज मतलब बना लिया, परीक्षा पेपर बना लिया। अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे एक चैप्टर मान लो सीडीपी है, ठीक है, या मैथ है, कुछ भी है, तो 1 से लेकर के 10 चैप्टर आ रहे हैं, मान लो 1 से 10 चैप्टर है। एग्जाम कौन सा है? एनुअल है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम कौन सा? एनुअल है। एनुअल एग्जाम है तो पूरा आना चाहिए भाई, पूरे किताब से आना चाहिए ना, पूरा आना चाहिए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसमें से हमको चिंता इस बात की होगी कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, सभी चैप्टर से, ठीक है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं कि नहीं लिए गए। तो ये हमको मतलब इंपॉर्टेंट होगा, ताकि इसका आंसर तो बात की बात है, पहले हमको समझ विकसित करनी होगी कि ये होगा कि नहीं होगा। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। भाई जितने चैप्टर हैं हमको सब शामिल करना है, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन देने हैं। अगर बहुविकल्पीय है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, मैच द फॉलोइंग है, ऐसा हर चैप्टर में है, तो किसी चैप्टर से मैच द फॉलोइंग दे दूंगा, किसी चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर दे दूंगा, किसी से शॉर्ट आंसर दे दूंगा। तो यानी कि सब शामिल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है और चिंता इसी बात की रहेगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि वनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बताइए दोस्तों, ठीक है, सोचिए कौन सा होगा। वनात्मक शिक्षा शास्त्र, यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो जब शिक्षार्थियों को अवसर दिया जाएगा और उनको स्वतंत्र रूप से मौका दिया जाएगा कि काम करने का, सीखने का, तो वो सही हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है? नहीं, अप्रासंगिक नहीं है। बच्चे स्कूल में भी सीखते हैं, बच्चे बाहर भी सीखते हैं, तो बाहर सीखना अप्रासंगिक कैसे हो सकता है? वो उनके अनुभव का है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आगे भी पढ़ते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमेशा आया है, जो ये वर्ड है हमेशा, ये निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। लेकिन एक बात समझना होगा कि हमेशा गलत नहीं होता है, हमेशा गलत नहीं होता है, लेकिन जो हमेशा वर्ड है ऑलवेज, ये ऑलवेज जो वर्ड है, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, ये निगेटिव वर्ड है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अब आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए? सी सही होना चाहिए। आइए हम लोग देखते भी हैं, आइए हम लोग देखते हैं। सी सही है, क्योंकि हमें क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको पढ़ते चलना है, फिर आगे ध्यान रखना है। हमेशा अगर वहां ना आया होता तो सही हो जाता। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करें, चिंतन करें, तर्क करें तथा अपने अनुभवों को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करें ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। तो ऑप्शन हमें जो बताया था वो सी सही था, और एक्सप्लेन मैंने भी वहां भी कर दिया था और इसमें भी आपको कर दिया गया है। इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? वाय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए।
विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफायती या होना चाहिए। किफायती मतलब मत मितव्ययी, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया कि जो आकलन होता है मितव्ययी नहीं होना चाहिए। आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। मैंने तो पढ़कर आपको बता दिया है, आप बताइए इसमें से आंसर और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। आप जरा देखिए और इसमें देखिए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यह बात एकदम सही है कि यदि मैं पढ़ाता हूं और हमारे साथ जो ऑफलाइन बच्चे बैठते हैं तो उनमें से हमें पता है कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए बताया गया बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा, मतलब जो बाहर परीक्षाएं होती है उसकी अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। मतलब शिक्षक जो होता है वो अपने शिक्षार्थियों के बारे में बेहतर जानते हैं। यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला भी पढ़ लेते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। किसी भी कीमत पर मतलब क्या होता है? किसी भी कीमत पर, ये गलत है, ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। विद्यालय वाह्य परीक्षाओं निकायों की अपेक्षा, यह भी तरीका सही नहीं है। वाह्य जो परीक्षाएं होती हैं उससे विद्यालय ज्यादा सक्षम है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। और आकलन ये तो पहले निगेटिव था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने का एक प्रक्रिया है। जैसे मान लो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो बच्चों जो छात्र गलती कर रहे हैं, जो छात्र गलती कर रहे हैं उसे सुधारा जा सकता है। बोलो, उसे क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। सुधारा जा सकता है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं, क्योंकि अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो छात्र होता है वो अपने टीचर को अच्छे से समझता है और जो अध्यापक होता है वो अपने बच्चों को अच्छे समझता है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो एग्जैक्ट, क्योंकि वो एक दूसरे से पढ़ने मिलते हैं, उसमें क्या कमी रह गई है, क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं। इसलिए आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए हम लोग अगले पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 19 नंबर, सॉरी 10 नंबर है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो शिक्षार्थी हैं वो व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को जो विद्यार्थी हैं वो शैक्षिक व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मान लो 10 छात्र हैं, कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं, तो क्या 10 छात्र एक जैसे होंगे? ये जो है वो अलग अलग होंगे, ये जो है अलग अलग होंगे। बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, ऑप्शन से हमें नहीं मतलब है, हमको क्या करना है समझाना है, फिर हम ऑप्शन पे आएंगे, क्योंकि ये जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसके बारे में जानना है। अब इसमें से 10, एक पढ़ने में ठीक हो सकता है, पढ़ने में, एक की राइटिंग हो सकती है अच्छी बन रही हो, बोलो, एक खेलने में अच्छा हो रहा है, खेलने में क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, कबड्डी हो सकता है, लड़कियां खो खो खेल सकती हैं, बोलो, जंपिंग हो सकता है। अच्छा, अब आप ये बताओ, जैसे मान लो मैंने 10 छात्र लिए, सबका अलग अलग है कि नहीं है? पढ़ने वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं, खेलने वाले भी हैं, मतलब करते तो सारे एक काम है, पढ़ाई तो करते ही करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता, किसी कोई चीज लिखनी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई पढ़ने में भी बहुत अच्छा होता है, किसी को स्पेशल खेल खेलने में भी बहुत अच्छा है। स्पेशल खेल मतलब जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, खेलता है, फुटबॉल भी, खो खो भी खेलता है, लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छा है।
ठीक है। क्रिकेट में भी बात करें तो कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है, कोई फील्डर बढ़िया अच्छा है, कोई सभी ऑलराउंडर है। तो ऐसे जो व्यक्तिगत भिन्नता है तो वो ये इस चीज को प्रदर्शित करती है। बस समझ में आई। अब आपसे क्या कहा है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना, ये विविध ही होगा। मैं लिख दे रहा हूं, यह विविध होगा। ठीक है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं, कठोर अनुशासन नहीं करना है। कठोर अनुशासन क्या होता है, यह निगेटिव वर्ड होता है। कठोर जो होता है यह निगेटिव वर्ड होता है। ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। तो इसको तो हम नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाने से व्यक्तिगत भिन्नता से कोई शिक्षक को नहीं करना चाहिए, ये भी गलत और ये भी गलत। अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए, अधिगम एक समान गति पर बल देना चाहिए और सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए। तो एक जैसे जो विविध वर्ड है, जैसे सही तो बी भी, सही तो डी भी है, दो तो एलिमिनेशन हो गए, दो से नहीं मतलब है। लेकिन जो दो सही है उसमें हमको क्या ध्यान है, मतलब सही डी भी है, लेकिन जो ये विविध वर्ड आया है वो एक पॉजिटिव वर्ड है और हमको इसी को लेके चलना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे है, यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने की तरीकों के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो एक क्वेश्चन में जो पैटर्न बन सकते हैं, जिस तरीके से मैं समझा सकता हूं, जो भी उदाहरण ला सकते हैं, उन सभी को प्रयास करना, यहां बताना, रिप्रेजेंट करना, ये एक क्वालिटी होती है ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना ये इंपॉर्टेंस होता है। जैसे बच्चा छोटा क्लास में पढ़ रहा है, हम लोग बाहर चलते हैं, तो बाहर यानी बच्चे जब क्लास में आता है तो बाहर से ही आता है, तो उसके बारे में, उसके जो उसको प्रतीत होता है, जो अनुभव किया हो, अगर हम उसके बारे में लेकर के मतलब बताएंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका क्या होगा, वो अनुभव को बहुत मायने रखता है। चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी को विकास दर समान नहीं होती, यह बात तो सही है, विकास दर सभी की समान नहीं होती। चलिए हम आगे चलते हैं। अभी विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, विकास जो है, एक आपका टॉपिक आता है इसमें साइकोलॉजी में, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। तो जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर। और यहां कहा है प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, नहीं दोस्तों, अंतर संबंधित ही होती हैं, ये भी गलत होना चाहिए। जरा इसके सॉल्यूशन वो देखते हैं क्या कहा गया है। हाँ, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। जैसे मैंने कहा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर यह गति कभी तीव्र व कभी मंद होती है, यह कभी धीमी हो सकती है, कभी तेज हो सकती है। उदाहरण, शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ मंद गति से होता है। तो यह प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए अब आपको क्या करना होगा, सभी विकास दर समान नहीं होता है, तो यह बात ध्यान रखना। जैसे ये तो मैंने कहा था, ये कट कर दीजिए, ये आपको कट कर देना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये तो गलत है। विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित, क्या कहा था, अंतर संबंधित होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, और ये कहा है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये जो वर्ड आया अभी,
आप अगर एलिमिनेशन करना चाहते तो जो हमेशा वर्ड आता है, ये मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, हमेशा निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आपका ए ऑप्शन बचा तो वो सही हो जाएगा। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, मतलब कभी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, कभी कोई अंग जल्दी विकसित हो जाता है किसी बच्चे का, तो वो समान नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव, बहुत ध्यान से समझिएगा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है क्या है, आइए देखते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही और सटीक होगा। चलिए आप लोग बताइए जरा, कमेंट देखिए। चलिए आप क्या करेंगे, इसमें से आपको मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये आपका सही होगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, जो मानव का विकास है वो पहले मनोवैज्ञानिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक, फिर सामाजिक, मतलब ये प्रोसेस एक के बाद एक होगा, इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे शारीरिक पहले आ गया है, यहाँ संवेगात्मक आ गया है और यहाँ शारीरिक आ गया, तो मनोवैज्ञानिक लास्ट में नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक स्टार्टिंग से ही होगा और शारीरिक उसके बाद में आएगा, मतलब पहले आपको अगर स्टार्ट करना है तो मनोवैज्ञानिक होगा, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं, मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वह एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है मनोवैज्ञानिक विकास। इसमें से मानव किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, हमें अपने आप को तैयार करना होगा, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, हम अपने आप को बता सकें, खड़े हो सकें उस मंच पे, तभी हम आगे के लिए कार्य कर सकते हैं। इसलिए पहले हमको तैयार करना जरूरी होता है, फिर उसके बाद में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लें और उसे अपने संज्ञान को लाकर उस पर विचार करें, उसके बाद अपने विचारों को सोच समझ